ये पहले तरह सबसे कम मंडल 310 है 4 पहले इनका की बहुत अरे वो बना दिए तो कहते जाओ वीडियो वो मंडल से बात ठीक है ना, थोड़ी देर लगेगी जी। ओपन मेरे से सतीश जी क्या समस्या आ रहा है? सतीश जी क्या समस्या आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है अरुण भैया? आ रही है जी। सभी रायगढ़ जिला के सभी जनों का, सभी कार्यकर्ता साथियों का मैं फिर से बधाई स्वीकार करता हूं। बहुत सारे लोग बधाई देने के लिए फोन किए होंगे, मैसेज किए होंगे, बहुत सारे लोगों का फोन उठा भी पाया, कई लोगों को मैं रिस्पांस नहीं भी कर पाया था। उन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, हमारे सोच को, एक बेहतर भारत के निर्माण की भावना को सब मिलकर पहुंचाएंगे और कांग्रेस के करप्ट एनआरकी भ्रष्ट व्यवस्था से सब लोग मिलकर मुक्ति दिलाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को। इस संकल्प के साथ सब लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सब लोग काम करेंगे। आज आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में बातचीत करने के लिए हम सभी साथी उपस्थित हुए हैं। जो आत्मनिर्भर भारत है, ये अपने आप में बहुत सोच और बहुत ही बड़े विजन के प्रतीक है। हम भारत के पुरातन समय की बात करें, प्राचीन भारत की बात करें, एंशिएंट इंडिया की पीरियड की बात करें, तो भारत अपने आप में बहुत बड़ी ताकत 50 साल 100 साल नहीं रहा। आज लोग अमेरिका को बहुत बड़ी ताकत मानते हैं। लोग अभी 50 साल पहले रूस को बहुत बड़ी ताकत मानते थे, या करीब 100 साल पहले चले जाए तो ब्रिटेन को बहुत बड़ी ताकत मानते थे। तो इन जो राष्ट्र हैं, इनके ताकत की बात करें, सुपर पावर की बात करें, तो कोई 50 साल तक अपनी सुपर पावर वाली स्थिति को बनाकर रख पाया, कोई 100 साल अपनी स्थिति को बनाकर रख पाया, कोई अधिक से ब्रिटेन 200-300 साल तक अपनी स्थिति को बना। मुख्य वक्ता लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो ईसा के पहली शताब्दी से लेकर ईसा के 15वीं शताब्दी तक लगातार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है। 1500 सालों तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है और सबसे बड़ी आर्थिक ताकत रहा है। ऐसा आखिर क्यों हो पाया? इस बात के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये महत्वपूर्ण विषय उभर कर आता है कि आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, आर्थिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वाला भारत 1500 सालों तक लगातार बना रह पाया। इसके पीछे ताकत थी नॉलेज की, ज्ञान की। भारत ज्ञान आधारित समाज रहा है, भारत नॉलेज बेस्ड सोसाइटी रहा है, इसलिए भारत सबसे बड़ी ताकत के रूप में हमेशा बना रहा।
हम न केवल 1500 साल तक, 1600 साल तक, अंग्रेजों के आगमन से पहले तक न केवल हम लोग अपने आप में आत्मनिर्भर थे, बल्कि पूरी दुनिया को निर्यात करते थे, सभी चीजों को हम लोग भेजते थे और सबसे बड़ी ताकत के रूप में हम लोग पूरी दुनिया में स्थापित थे। लेकिन अंग्रेजों ने भारत का बहुत नुकसान किया, हर दृष्टिकोण से, ज्ञान की दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से, सब दृष्टिकोण से भारत को तोड़ने का काम, भारत को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश की। ये अंग्रेजों का हमारे देश को सबसे बड़ा नुकसान था। पूरी अर्थव्यवस्था को उन्होंने पलटा। हम जो पूरी दुनिया को निर्यात करते थे वो केवल कच्चे माल के निर्यातक बनकर रह गए और औद्योगिक क्रांति में यूरोप में जो औद्योगिकरण हुआ था वहां माल का प्रसंस्करण होता था और उसको भारत को वापस एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। हम आयातक देश बनकर रह गए। इसके कारण ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, धन का बहिर्गमन हुआ। दादा भाई नौरोजी जी जैसे अर्थशास्त्रियों ने उसको बहुत गहराई से उसका विश्लेषण किया। इसके कारण भारत आज इस स्थिति तक पहुंचा और बहुत सारी समस्याओं से घिर चला गया। दुर्भाग्य की बात है दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद कई दृष्टिकोण से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरह से काम भारत देश में नहीं हो पाया। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात रही। जब से मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री बने, भारत देश को मोदी जी का नेतृत्व जब से मिला है तब से एक थीम उन्होंने मंत्र बनाकर काम करना चालू किया है, वह आत्मनिर्भर भारत का थीम बनाकर उन्होंने काम करना चालू। चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, विनिर्माण का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादों का क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया है। दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना के बाद जो जिस तरह की स्थिति निर्मित हुई है उससे पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट बदला है, वैश्विक भावना बदली है। पूरी दुनिया चीन के प्रति एक नकारात्मक भावना से भरी पड़ी और इस परिस्थिति में पूरी दुनिया अगर किसी की ओर देख रही है तो भारत की ओर देख रही है। हम किसी भी सेक्टर में बात करें तो इस बात को हम महसूस करेंगे। मैं सबसे पहली बात मोदी जी के एफर्ट्स में, मोदी जी की कोशिशों में बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही सबसे बड़ा जो उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया वो मेक इन इंडिया का कैंपेन लॉन्च किया। मेक इन इंडिया का कैंपेन जो लॉन्च किया गया उसमें मोदी जी ने सभी उत्पाद जो डायरेक्ट बनकर आते थे उन पर टैक्स बढ़ाना चालू किया और किसी उत्पाद का उत्पादन करने के लिए जो उपकरण लगते हैं, कंपोनेंट लगते हैं, उस पर टैक्स को घटाना चालू किया। हम टेलीविजन की बात करें, एलसीडी की बात करें, हम मोबाइल फोन की बात करें, इन सभी चीजों पे जो मोबाइल बनाया आता था पूरी दुनिया में चीन से बनकर आता था, तो चीन से जब बनकर आता था, पूरी दुनिया से बनकर आता था, तो उस पर टैक्स बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया और उस मोबाइल को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स मंगाने होते हैं और भारत में निर्माण करना होता है उस पर टैक्स को घटाने का काम किया। मेक इन इंडिया के तहत मोदी जी ने इस दृष्टिकोण से लगातार प्रयास किया है। वही कारण है कि आज हम देखते हैं कि लगातार भारत में विनिर्माण का काम तेजी से बढ़ने लगा है। मोदी जी के 5 साल 6 साल में जो विजन से काम हुआ उसी के कारण एक सब बदलने लगा। इकोनॉमी का थोड़ा बहुत स्टडी करते रहता हूं। डिक्सन टेक्नोलॉजी आप कभी गूगल कर देखिएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण का काम करती है। चाहे मोबाइल का निर्माण करना हो, चाहे एलसीडी टीवी का निर्माण करना हो, सिक्योरिटी सिस्टम के निर्माण करने हो, वॉशिंग मशीन का निर्माण करना हो, एलईडी लाइट का निर्माण करना हो, ये सब काम डिक्सन जैसी कंपनियां भारत में तेजी से कर रही हैं। आज नोएडा में आप उनके प्लांट जाकर कभी देखिए, गूगल में स्टडी करिए, आप देहरादून में स्टडी करिए, तिरुपति में स्टडी करिए, वो लोग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी जी की नीतियों से प्रोत्साहित होकर इस दिशा में एग्रेसिवली काम कर। और आज मोदी जी, अभी आपने इकोनॉमी पढ़ते होंगे, जो भी जरा भी वो लोग सुने होंगे कि मोदी जी ने कलर टेलीविजन को रिस्ट्रिक्टेड आइटम की सूची में डाला है। अभी ये 2 महीना पहले की बात मैं बता रहा हूं। कलर टेलीविजन के रिस्ट्रिक्टेड आइटम में आने के कारण अब जो विदेश
चीन लगातार जो कलर टेलीविजन भारत देश में भेजता रहता था, वो उस पे अब लगाम लगेगी और जिस लॉट को, जिस क्वांटिटी को, जिस टेलीविजन को अनुमति मिलेगी उसी वही टीवी आ पाएगी। और कुल मिलाकर ऐसे चीन के उत्पादों को कुल मिलाकर अनुमति नहीं दी जा रही है। उसके कारण भारत देश में कलर टेलीविजन का जो निर्माण था वो बहुत तेजी से बढ़ा है, मोबाइल का जो निर्माण था वो बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा मोदी जी ने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मोदी जी अभी लॉन्च की है अप्रैल महीने में, इसी साल के अप्रैल महीने में पीएलआई स्कीम मोदी जी ने लॉन्च किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का स्कीम लॉन्च किया है। अगर कोई कंपनी भारत में आकर इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स का निर्माण करना चाहती है, नया निवेश करती है, नया फैक्ट्री स्थापित करती है, नए युवाओं को नया रोजगार देती है, तो उसको 4 to 6% का इंसेंटिव प्रदान करने का निर्णय मोदी जी ने पीएलआई स्कीम के अंतर्गत भारत देश में लिया है। और उसी कारण से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में भारत बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और आने वाले 5 सालों में इसमें आप एक अतुलनीय ग्रोथ, एक अतुलनीय विकास देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल में, कलर टेलीविजन, इस तरह की चीजों। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप में से कई लोग एप्पल का फोन यूज करते होंगे और एप्पल का एक नया मॉडल 12 मॉडल आ रहा है और अभी लॉन्च होने वाला है। अभी एक मेरे मित्र हैं जो एप्पल फोन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के, वो अभी मिले थे, मेरे से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया जब मैं ये मेक इन इंडिया की, पीएलआई स्कीम की, सबकी बात कर रहा था, तब उन्होंने बताया कि अभी जो 12 वाला जो नया मॉडल आ रहा है एप्पल का, वो मेड इन चाइना नहीं होगा, मेड इन इंडिया होगा। ये मोदी जी की आत्मनिर्भरता की नीति है, ये पीएलआई स्कीम है, ये मेक इन इंडिया है। जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करने वाले हैं, जो अवसरवादी राजनीति करने वाले कांग्रेसी लोग हैं, वो मोदी जी की इन प्रयासों को नहीं समझ सकते। और इन प्रयासों को समझने में देश को भी थोड़ा समय लगेगा और इन प्रयासों को समझाने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब लोग जाकर जनता को जब घर घर जाकर समझाएंगे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, उससे हमारे युवाओं को कैसे बेहतर रोजगार मिल रहा है, कैसे देश का तकदीर और तस्वीर बदल रहा है। पहले बुला बुला के सब सामानों को हम इंपोर्ट करते रहते थे और टैक्स और पूरा पैसा चाइना को और दूसरे देशों को देते रहते थे। उन सब चीजों को बदलने का काम मोदी जी कर रहे हैं। एप्पल जैसा फोन आज मेड इन इंडिया बन रहा है, मेक इन इंडिया बन रहा है। यह मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों का परिणाम है। इसी तरह से अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप सब लोग नया रायपुर आते होंगे। नया रायपुर में जो एकात्म पथ है, एकात्म पथ मतलब जो दीनदयाल जी के आदर्शों के आधार पर उस रोड का नामकरण किया गया है, एकात्म पथ, जो सीधा मंत्रालय तक लेके जाता है, इंद्रावती जो भवन है और महानदी जो भवन है वहां तक लेके जाता है, उस रोड को एकात्म पथ बोलते हैं नया रायपुर में। उसके सामने की जो जमीन है उसको भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए, ईएमसी क्लस्टर के लिए उसको चिन्हांकित किया है। पीएलआई स्कीम का अगर इस हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के पास जरा भी सोच और विजन रहती, इनको बदला की राजनीति, भय की राजनीति, आतंक की राजनीति, माफिया की राजनीति से जरा भी इनको फुर्सत रहता, तो ये एकात्म पथ के सामने की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने, जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जो जमीन आरक्षित किया है, उसमें आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा होता। आपको मैं बताना चाहता हूं कि योगी जी ईएमसी सेंटर्स के निर्माण करा रहे हैं पीएलआई स्कीम के अंतर्गत। साउथ के बहुत सारे राज्यों में ईएमसी सेंटर का निर्माण हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार के पास इनको माफिया और भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है, ये इस तरह के काम नहीं कर पा रहे। इसी तरह से जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की, उसी तरह से मैं बताना चाहूंगा एपीआई एक होता है महत्वपूर्ण चीज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो मेडिसिन का निर्माण किया जाता है, मेडिसिन जो बनता है हम सबके लिए, क्रोसिन और दुनिया भर की जो दवाई बनती है, आज कोरोना की जो दवाई बन रही है, उन सारे दवाइयों के लिए एपीआई की जरूरत होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, कुछ केमिकल की जरूरत होती है। इसका पूरी दुनिया में 60 से 65% निर्यात चाइना करता था एपीआई का, लेकिन मोदी जी ने इसमें भी पीएलआई स्कीम लॉन्च किया है और भारत में इसके निर्माण को प्रोत्साहित करने का काम किया है। और उन्होंने कहा है कि दवाइयों के मामले में हमको तत्काल आत्मनिर्भर बनना है, और न केवल आत्मनिर्भर बनना है, हमको निर्यातक देश भी बनना है। और इसलिए उन्होंने जो पूरा घोषणा किया है
कि जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होंगे एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके लिए जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होंगे उस पे जो कोई नया निवेशक आएगा, नए लोगों को रोजगार देगा और मेडिसिन जैसी चीज में अगर भारत में निर्माण और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा, उसको भी इंसेंटिव के रूप में पैसा देने की बात मोदी जी ने कही है। इस तरह का काम मोदी जी एपीआई सेक्टर में भी कर रहे हैं। इसी तरह से स्पेशलिटी केमिकल की भी आप स्टडी करिए कभी, उस सेक्टर में भी आपको मिलेगा। जो इकोनॉमिक्स थोड़ा भी पढ़ते हैं, जो मार्केट को थोड़ा भी समझते हैं, इकोनॉमिक बाजार को जो थोड़ा भी समझते हैं, वो पूरी दुनिया भारत के इन प्रयासों को, भारत के मोदी जी के इन प्रयासों को समझ रही। आपको मैं बताना चाहूंगा कि डिफेंस में आजादी के बाद 303 तक को भी हम लोग ढंग से नहीं बनाते। AK-47 हो, SLR हो, सबको हम लोग आयात करते रहे हैं और लाखों करोड़ रुपया हर बार आप देखते हैं कि रक्षा बजट के नाम पर, रक्षा सौदों के नाम पे यूरोप और अमेरिका के देशों को हम लोग देते रहे हैं। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे रक्षा उत्पादों को के सेक्टर में जो नीतियां हैं उनको, उनमें निवेश आमंत्रित करने की नीतियां बनाई हैं। और मोदी जी की रणनीति है कि भारत के रक्षा उत्पादों का निर्माण भारत के अंदर हम करें, भारत को रक्षा उत्पादों की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनाएं। जब हम आजाद हुए थे उस समय रक्षा उत्पादों के निर्माण की दृष्टि से भारत चीन से बहुत आगे था, लेकिन आज हम कोसों पीछे रह गए कांग्रेस की नीतियों के कारण। डिफेंस प्रोडक्ट्स के मामले में भी हमारे देश को हम आत्मनिर्भर नहीं बना पाए। एक्सपोर्ट की बात तो क्या, छोटे छोटे सामानों के लिए लाखों करोड़ रुपया देते रहे। आप एक रक्षा डील होता है, एक फाइटर जेट मंगाते हैं हम लोग, कितने हजार करोड़ रुपया दे जाते हैं, आप सब जानते हैं। ये कांग्रेस के गलत नीतियों का परिणाम रहा। किस तरह से आजादी के बाद से लगातार हम लोग पैसा विदेशियों को देते रहे, लेकिन मोदी जी रक्षा मामलों में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूर्णतः प्रयास कर रहे। दोस्तों, आप सब ने स्टैंड अप का नाम सुना होगा, स्टार्टअप का नाम सुना होगा, मुद्रा योजना का नाम सुना होगा। मोदी जी की योजना है कि 10 लाख से 1 करोड़ रुपया तक कोई युवा है, कोई नया बिजनेस आइडिया है उसके पास और वो कोई नया बिजनेस करना चाहता है, तो 10 लाख से 1 करोड़ रुपया तक का बिना मॉर्टगेज का लोन स्टैंड अप योजना के अंतर्गत किसी युवा को देने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इस योजना के माध्यम से हर बैंक के लिए कंपलसरी होता है कि 2 ST/SC में से और 2 महिलाओं को इस तरह का स्टैंड अप लोन हर साल स्वीकृत करना हर बैंक ब्रांच के लिए कंपलसरी होता है। तो ये सब योजनाओं को हमको समझना है। मोदी जी की सोच है कि हर युवा आत्मनिर्भर बने। जिस तरह से उन्होंने स्टैंड अप के तहत प्रयास किया है, रायपुर जिले में जब मैं कलेक्टर था, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमने बहुत अच्छा काम किया था, हमको पुरस्कृत भी किया गया था स्टैंड अप योजना में। और मैं बताना चाहूंगा कि कितने सारे युवाओं को फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने के लिए या सुपरमार्केट बनाने के लिए, कोई अच्छा सैलून खोलने के लिए, कोई अच्छा योग सेंटर खोलने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ का मॉर्टगेज फ्री लोन हम लोग दिलाने में सफल हुए थे। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये मोदी जी की योजना है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को यह ज्ञात होना चाहिए कि ये योजना है मोदी जी की और हर युवा तक हमको इस योजना को पहुंचाने की जरूरत है। मित्र, ये आत्मनिर्भर भारत के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मैं इस चीज को भी देखता हूं। दोस्तों, अभी आप कृषि के मामले में देख रहे हैं कि कांग्रेस खूब हल्ला मचा रही है। कांग्रेस की राजनीति केवल भ्रम और अफवाह फैलाने की राजनीति होती है। हर जगह आप इस चीज को देखते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। मोदी जी ने जो कृषि सुधार के जो विधेयक पारित किए हैं, जो एक्ट पारित किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने जो एक्ट पारित किए उसमें कहीं से भी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को समाप्त करने की कहीं कोई बात नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP चलता रहा है, चलता रहेगा। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से स्वयं बयान में कहा है न केवल MSP की व्यवस्था बनी रहेगी बल्कि MSP की राशि को लगातार बढ़ाते रहेंगे। आप यूपीए सरकार की तुलना करें तो यूपीए के समय धान का जितना MSP होता था, मोदी जी के समय में करीब 41% की वृद्धि हुई है और गेहूं के मामले में 43% की वृद्धि हुई है। MSP की व्यवस्था थी, है और रहेगी। मोदी जी ने बात स्पष्टता के साथ कही है। मंडी का सिस्टम भी बना रहेगा। मंडी के साथ साथ अतिरिक्त विकल्प किसानों को दिया जा रहा है। दोस्तों,
आप जानते हैं कि कई सारे जगहों में मंडी में ले जाकर बेचने के लिए किसान को कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, कितने भ्रष्टाचार के सीढ़ियों का सामना करना पड़ता था, कितने दूर तक ट्रांसपोर्टेशन करके, परिवहन करके अपने धान को, अपने अनाज को ले जाना पड़ता था। और वहां पे जबरदस्ती मंडी टैक्स भी सरकार लेती रही है। लेकिन मोदी जी ने विकल्प के रूप में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से, भारत के आज हम जितने धान, चावल, गेहूं खरीद रहे हैं उसमें हमारे गोदामों में भर जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। मोदी जी की सोच है कि भारत एक निर्यातक देश बने। न्यूजीलैंड के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो कृषि, डेयरी और टूरिज्म, इन तीनों चीजों से उसके पूरे अर्थव्यवस्था की 80% आय हो जाती है। वहां दूध के प्रोडक्ट्स पूरे यूरोप में, अमेरिका के बाजारों में जाते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रायपुर के आसपास आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे कि कई सारे लोग ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन कर रहे हैं और ड्रैगन फ्रूट को सीधा दुबई भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए कि हमारा किसान जो आज धान से जितना कमाता है उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा तक कमा सके। और जैसे आप पतंजलि का जहां पे यूनिट खुलता है, पतंजलि के प्रोडक्ट्स आज सब हम यूज कर रहे हैं। कोरोनिल खा रहे हैं, स्वसरीवटी खा रहे हैं, कोरोनिल का पेस्ट यूज कर रहे हैं, कोरोनिल पतंजलि का पेस्ट यूज कर रहे हैं, सब चीजें हम उपयोग कर रहे हैं। उन सब के लिए आंवले की जरूरत होती है, एलोवेरा की जरूरत होती है, अश्वगंधा की जरूरत होती है। इन सब चीजों का कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे किसान कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकें, इस सोच के साथ मोदी जी ये सारे कानून को लाए। तो कहीं से एमएसपी समाप्त नहीं होने जा रहा है, कहीं से मंडी खत्म नहीं होने जा रहा है। अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में मोदी जी एक विजन के साथ कृषि के मामले में किसानों की आय को कई गुना बढ़ाया जा सके, इस सोच के साथ हमारा भारत बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो यूरोप में जरूरत है, अमेरिका में जरूरत है, उसका एक्सपोर्टर बन सके हमारा भारत। इस सोच के साथ मोदी जी जो एक अच्छी चीज को लाए हैं उसको जबरदस्ती एमएसपी के नाम पे ये भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम और अफवाह की राजनीति कांग्रेस कर रही है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन मोदी जी इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर, न केवल आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को एक निर्यातक शक्ति बनाने के लिए भी मोदी जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे हम डिफेंस प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे हम दवाइयों के लिए एपीआई की हम बात करें, सभी चीजों में, चाहे हम युवाओं के लिए स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना की बात करें, चाहे हम कृषि क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए वे चालू किए हैं। सरदार सरोवर परियोजना जिसका भूमि पूजन, कृषि की बात करते हैं, सरदार सरोवर परियोजना जिसका भूमि पूजन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कांग्रेस की सरकार इतने दशकों तक बनी रही, सरदार सरोवर परियोजना का लोकार्पण कांग्रेस नहीं कर पाई थी। जिस सरदार सरोवर परियोजना का भूमि पूजन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, उसका लोकार्पण अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने उस काम को पूरा करा के उसका लोकार्पण कराने का काम किया है। यह कमिटमेंट है मोदी जी का। 80,000 करोड़ रुपए के कारण देश की अनेकों सिंचाई परियोजनाएं अधूरी लटकी हुई थी, उसको एक झटके में पूरा पैसा देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। दोस्तों, मोदी जी ने पूरे समर्पण के साथ किसान भाइयों की जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए ये सारे कदम उठाए हैं। लेकिन ये कांग्रेस अफवाह की राजनीति करती है। कांग्रेस बोलती है कर्जा माफी। कांग्रेस का पूरा सिद्धांत है पहले किसान को कर्जदार बनाओ और उसको एक बार कर्जा माफी के नाम पे वोट खींच लो और वो भी आधा अधूरा कर दो और पूरे किसान का वोट लेके पूरा भ्रष्टाचार फैलाओ। यही इनका सिद्धांत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, करीब 10 साल होता है तो किसान कांग्रेस एक बार कर्ज माफी ले आती है। 2008-9 में कर्ज माफी का प्रावधान लाए थे, उस समय 52,000 करोड़ रुपया खर्च किए थे लोग। कर्ज माफी के नाम पे किसानों को 52,000 करोड़ रुपया दिए थे। मोदी जी किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगातार हमेशा हर साल 6-6 हजार रुपए हर किसान को, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको 6-6 हजार रुपया दे रहे हैं। और आप सबको मैं बता, और यह योजना एक बार की नहीं, जैसे कर्ज माफी एक बार लाए और भाग गए, वोट लेके भाग गए। मोदी जी की योजना हमेशा हर महीने, हर 3 महीने में चलती रहेगी और ये लगातार चलने वाली परियोजना है। इन्होंने 2008-9 में 52,000 करोड़ रुपए एक बार कर्ज माफी करके भाग गए थे वोट लेके। मोदी जी
किसान सम्मान निधि के माध्यम से अभी तक 1 लाख करोड़ रुपया से अधिक का भुगतान कर चुके हैं और यह योजना लगातार चलती रहेगी। इस तरह से एक दूरदर्शी सोच के साथ, एक विजन के साथ लगातार किसान को मजबूत बनाने के लिए, युवाओं को मजबूत बनाने के लिए, भारत को डिफेंस उत्पादों में मजबूत बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत बनाने के लिए, भारत को निर्यातक बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कोरिया का बार बार उदाहरण देता हूं। कोरिया से बड़ा मैं इंप्रेस होता हूं साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया जब आजाद हुआ था 1948 में, तो भारत से भी उसके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कमजोर थे, लेकिन उन्होंने अपने जनसंख्या को, अपने लोगों को सबसे पहले एजुकेटेड और स्किल्ड बनाया और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने बढ़ावा दिया था 1970 के दशक में, और देखते देखते साउथ कोरिया डेवलप्ड कंट्री बन गया। आज हम सब लोग सैमसंग की फोन यूज करते हैं, ये उसी सोच की पैदाइश है दक्षिण कोरिया। हम सबके घरों में एलजी की टीवी आती है, एलजी की फ्रिज आती है, यह सोच है उसी साउथ कोरिया की, उसी सोच की। जब एक विजन से कोई महान व्यक्ति काम करता है तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 सालों में वो राष्ट्र किस तरह से उन्नति करता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं साउथ कोरिया को मानता हूं। इसी तरह की सोच के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस हो, सब क्षेत्रों में मोदी जी काम कर रहे हैं। इस बात को समझने में समय लगता है, समझाने में समय लगता है, परिणाम आने में भी समय लगता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि मोदी जी के इन सब डेडिकेटेड एफर्ट्स को, उनके प्रतिबद्ध प्रयासों को हम जन जन तक पहुंचाएं। ये हमारा सबका सोच होना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत की सोच के तहत जो मोदी जी काम कर रहे हैं उसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे और उसमें हम अपने देश के नौजवानों को, हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के मजदूरों को, हमारे देश के बहनों, माताओं, बहनों को, सबको मजबूत बनाने का काम करेंगे। इस सोच के साथ, इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और हमारे जितने साथी इस फोरम पे जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस दिशा में काम किया है। और आप सब लोगों से मैं अपील और निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग मोदी जी के आत्मनिर्भरता के इस प्रयासों को, आत्मनिर्भर भारत बनाने की इन प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। धन्यवाद ओपी चौधरी जी। और सम्मानीय ओपी चौधरी जी के प्रेरक उद्बोधन के पश्चात मैं इस आत्मनिर्भर भारत के हमारे जिले के सह संयोजक कौशलेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन एवं समापन करने की घोषणा करें। सम्मानीय कौशलेश मिश्रा जी। भाई जी जिला भाई ज्योति पटेल जी के निर्देशानुसार मुझे आभार प्रदर्शन हेतु आमंत्रित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे वक्ता एवं नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भैया श्री ओपी चौधरी जी को बधाई देते हुए वेबिनार में सम्मिलित सभी कार्य समिति के सदस्यों की ओर से भी तहे दिल बधाई देता हूं। आज के आत्मनिर्भर भारत के इस वेबिनार में भाई ओपी चौधरी को सबने सुना और इस कार्यक्रम की समाप्ति के हेतु मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद कौशलेश भैया, धन्यवाद सतीश भैया, अरुण भैया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। जी जी जी। कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोग, चंद्र प्रकाश बब्बल भैया, अरुणधर दीवान भैया, अरुण राय जी, अरविंद भैया, आशीष ताम्रकार भाई, बंसी चौधरी भैया, भूतनाथ पटेल जी, दिनेश जी, दुर्गेश जी, जवाहर चाचा, ज्योति भैया, कैलाश पंडा भाई, कौशलेश मिश्रा भैया, महेश भोई जी, महेश साहू जी, मीरा जोल्हे जी, मुकेश जैन जी, परदेसी रात्रे जी, राधा मोहन जी, रामश्याम भैया, रेणु साहू जी, सत्येंद्र जी, शांता साय जी, सुखरामानंद जी, बिलीस भाई, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जुड़ने के लिए। ओपी भैया धन्यवाद, बहुत अच्छे ढंग से आपने बात को रखा है। बड़ा आनंद से हम लोग सबके सब बात सुने आपकी। धन्यवाद आपकी भाई। नमस्कार भैया, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, धन्यवाद भैया, शुभकामना भैया। आपको बहुत कमल भैया धन्यवाद, आपकी बात बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सबको बहुत बहुत बधाई हो भैया। धन्यवाद, धन्यवाद कमल भैया, सभी को धन्यवाद।
शुभ रात्रि।